सो हेलो, आई एम विनोद सिंह। वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मौर्य काल किया था, मौर्य पीरियड किया था। ठीक है, तो इस क्लास में हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड करेंगे। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड बेसिकली है क्या, जो मौर्य पीरियड के बाद जो वैकेंट टाइम बचा ना, उस टाइम पे कुछ छोटे मोटे किंगडम आ गए इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, सुंग, सातवाहन, शक, कुषाण। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। इससे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो हम कुछ भी छोड़ के नहीं चलेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। देखो, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या है? पहली बात, टाइम पीरियड है इसका 200 बीसी से 300 एडी। ठीक है, तो काफी लंबा टाइम पीरियड रहा, ऑलमोस्ट 500 साल, है ना। 500 साल काफी होते हैं। चलो, इस अवधि में कई छोटे राज्यों के बीच संघर्ष, उत्थान और पतन हुआ। मतलब देखो, बहुत सारे छोटे राज्य हुए। कौन कौन से थे? सुंग, सातवाहन और कंड जैसे देसी राजवंशों ने पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन क्षेत्र में शासन किया। इंडो यूनानी भी, जैसे शक, पार्थियन और कुषाण, तो ये विदेशी भी आ गए। देखो यहाँ पे, देखो तुम्हारा इंडो इंडो ग्रीक हो गया, है ना। इंडो ग्रीक हो गया, ये सुंग वंश हो गया, सुंग डायनेस्टी हो गई, और ये पार्थियन हो गया, ये सातवाहन हो गया। तो कुछ ये किंगडम आ गए, कुषाण हो गया यहाँ पे। तो पूरे देखो, पूरे इंडिया में छोटे मोटे किंगडम आ गए, और इनके आपस में इनका संघर्ष होता रहा। ये चला लगभग 500 सालों तक ये चलता रहा। ठीक है, तो इसी को पोस्ट मॉडर्न पीरियड के नाम से हिस्ट्री में डिफाइन किया गया है। चलो, तो सुंग वंश करते हैं। ठीक है, तो सुंग वंश सबसे पहले करते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है? 187 बीसी से 78 ईसा पूर्व। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में राजधानी और विदिशा में दूसरी राजधानी। तो देखो, इसकी पहली राजधानी, फर्स्ट राजधानी कहाँ हो गई? ये पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, और दूसरी विदिशा, जिसको सांची के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो राजधानियां हो गई। और ये सुंगा इंपीरियर तक, कहाँ तक? उज्जैन तक। देखो इधर फैला हुआ है, ऊपर कपिलवस्तु। तो इतनी बातें आपको सुंग इंपीरियर के बारे में याद रखना है। ठीक है, देखो, और जो विदिशा राजधानी थी ना, वो पुष्यमित्र सुंग के पुत्र अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र सुंग था, ठीक है, उसके पुत्र का नाम था अग्निमित्र, उसके अधीन थे। मतलब यहाँ का वायसराय वही था। तो विदिशा का वायसराय कौन था? तो विदिशा का वायसराय आपको अग्निमित्र याद रखना है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। तो पुष्यमित्र सिंह ने देश और इसकी संस्कृति की विदेशी आक्रमणों से रक्षा की। तो देखो, अब ये जो इधर से सारे विदेशी आक्रमण किधर से हो रहे हैं? ये पश्चिम से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। ठीक है, तो अब रक्षा करना भी जरूरी, नहीं तो यार ये सब पहले से ही खत्म कर देते। तो पुष्यमित्र शुंग था, इसने शुंग वंश की स्थापना की और विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसने अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई, और दूसरी सांची जो विदिशा है, उसको अग्निमित्र के वायसराय बना के उसका भी बढ़िया से करवाया। पुष्यमित्र के बारे में एक और बात याद रखना, इसने बरहुत स्तूप का निर्माण कराया। और ये आप बताओगे ये कहाँ है? ठीक है, तो ये आप बताओ ये है कहाँ? बरहुत स्तूप इंडिया में कहाँ पे स्थित है? ये आप लोग कमेंट करके अब भी बताओ। चलो, तो पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र, मैंने पहले बताया, इसका पुत्र अग्निमित्र कहाँ शासन कर रहा था? विदिशा में, है ना। तो विदिशा में इसने शासन किया, पहले कर रहा था। उस फिर जैसे पुष्यमित्र का कार्यकाल समाप्त हुआ, तो अग्निमित्र ने गद्दी संभाली। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। कालिदास का एक नाटक मालविका अग्निमित्र, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस नाटक है, और इसको क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। तो मालविका अग्निमित्र, राजा अग्निमित्र और दासी मालविका। तो अग्निमित्र का उन्हीं की दासी, उन्हीं की सभा में एक दासी थी मालविका नाम की, उनसे कुछ प्रेम चक्कर, प्रेम संबंध या अफेयर हो गया, जो आपकी भाषा में होता है अफेयर हो गया। तो उसके बारे में इन्होंने, कालिदास ने मालविका अग्निमित्र में वर्णन किया। ठीक है, अब बैक्ट्रिया के डेमेट्रियस प्रथम द्वारा भारत में घुसपैठ करने के एक महत्वपूर्ण प्रयास का अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सफलतापूर्वक मुकाबला किया। तो देखो, बैक्ट्रिया के डेमेट्रियस, जो बताया था ना, सिकंदर ने इनको हराया था जब सिकंदर अंदर आया था। तो डेमेट्रियस को सबसे पहले वसुमित्र ने हराया। ठीक है, बहुत अच्छा सफलतापूर्वक मुकाबला किया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया, और पतंजलि और मनु जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। किसने? अग्निमित्र ने। ठीक है,
अब अग्निमित्र के बाद उसका पुत्र कौन है? वासुमित्र। देखो सबसे पहले कौन आया था? पुष्यमित्र हो गया, है ना, पुष्यमित्र हो गया, देन अग्निमित्र हो गया, देन वसुमित्र हो गया। तो ये तीन राजा आपको शुंग वंश के, ये तीन शासक याद रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद उसी वंश के 7 और राजा हुए, जो बहुत मतलब कितने, कुल मिलाकर टोटल 10 राजा हुए। बट इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। इन तीनों में से भी ये दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अग्निमित्र में से ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, मालविका अग्निमित्र का। और शुंग वंश में ये देखो, पुष्यमित्र का भरहुत स्तूप इंपॉर्टेंट है और इसने स्थापना की। और ये कैपिटल आपको याद रखनी है, पाटलिपुत्र में पहली कैपिटल, दूसरी सांची विदिशा में, ठीक है। चलो, शुंग के साम्राज्य में बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल थे। मैंने मैप में दिखाया भी आपको, तो आप समझ गए होंगे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ये अंतिम शासक भी आपको याद रखना है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जिसे वासुदेव ने मार डाला और कंड वंश की स्थापना की। तो देवभूति की हत्या कर दी वासुदेव ने, और इन्होंने कंड वंश की स्थापना की फिर, जिसने पूर्वी और मध्य भारत में शासन किया। तो इसने भी ऑलमोस्ट यही जो ये वाला इलाका था, इसी पे शासन किया इन्होंने। शुंगों ने सोने और चांदी के सिक्के जारी किए और उन्हें मौर्य शासन व्यवस्था विरासत से मिली। देखो अब जो शुंग है ना, ये इन्होंने चांदी और सोने के सिक्के, ये आपको याद रखना, चांदी और सोने के सिक्के जारी किए। और जो मौर्य शासन व्यवस्था थी, जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, वो मौर्यों से विरासत में जो मिली थी, उसी को इन्होंने कैरी किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का संरक्षण किया। ब्राह्मणों का संरक्षण हुआ शुंग वंश में। फिर बौद्ध धर्म के प्रति उनका कोई विरोध नहीं था। मतलब देखो, ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया, बट इसके बावजूद भी बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रतिरोध नहीं किया, ठीक है। तो आपको ये बातें, आपको ये उसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा इससे, बट आप फिर भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का संरक्षण किसने दिया करके कोई क्वेश्चन बता सकता है। देखो पीसीएस का, आरओ का कुछ भरोसा नहीं भाई, एसएससी का ये कहां से क्वेश्चन डाल दे। एसएससी सीजीएल वाले तो भाई क्या क्वेश्चन पूछते हैं यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, आपको लगेगा यार ये मैंने पढ़ा है बट मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूं। तो आप सब ध्यान से करते जाइए। अब देखो, शुंगों के शासन काल में कला और साहित्य का उचित संरक्षण मिला। मथुरा कला शैली ने नई ऊंचाइयां हासिल की, खास तौर पर यथार्थवादी मानव चित्रण, ठीक है। यथार्थवादी मानव चित्रण में कई स्तूपों में प्रवेश द्वार और पत्थर की रेलिंग जैसी सहायक वस्तुएं जोड़ी गई। चलो, मनु के मानव धर्मशास्त्र। मानव धर्मशास्त्र किसकी रचना है? मनु की है, या मनुस्मृति भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और कालिदास के मालविका अग्निमित्र की रचना इसी काल में हुई। तो कालिदास का अग्निमित्र हो गया, और मनु जो था ना, मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र, वो भी इसी काल की थी, शुंग वंश की। यवन राज्य शिलालेख, धनदेव अयोध्या शिलालेख में शुंगों का उल्लेख है। पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप बनाए थे। ये आपको बताना है कहाँ है, ये आप ही बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। चलो, कर्ण डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी। अब देखो, जो लास्ट शासक था देवभूति, है ना, ये देवभूति था ना लास्ट शासक, तो इसको मार डाला किसने? वासुदेव कंड ने। तो वासुदेव कंड ने शुंग के राजा देवभूति को मार डाला और विदिशा और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर कंड शासन की स्थापना की। तो ये आपको याद रखना है, जो शुंग वंश का लास्ट शासक कौन था? देवभूति था, और उसकी हत्या किसने की थी? वासुदेव कंड ने। और इसने पाटलिपुत्र और विदिशा की राजधानी के साथ कंड वंश की स्थापना की। इसके बाद वासुदेव के पुत्र भूमिपुत्र। तो वासुदेव का पुत्र कौन था? भूमिपुत्र, या सॉरी भूमिमित्र, और भूमिमित्र के पुत्र नारायण। मतलब देखो, वासुदेव आया, फिर भूमिमित्र आया, फिर नारायण आया, दोनों ने मिलकर 26 वर्षों तक शासन किया। पता नहीं यार ये लोग इतने साल तक शासन कैसे कर लेते थे। अंतिम कंड राजा सुशर्मन, सुशर्मन देखो, ये भी आपको रखना है, लास्ट है ये, है ना। तो देखो, पहला याद रखना है, लास्ट याद रखना है, इन्होंने किसको मार डाला, इसको किसने मार लिया। तो सुशर्मन की हत्या सातवाहन वंश के राजा, और उसके साथ ही ब्राह्मणों को कंड वंश भी समाप्त हो गया। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था, अभी मैं बताऊंगा आगे कौन था, उसने सुशर्मन की हत्या कर दी और कंड वंश का यहीं से खात्मा हो गया, ठीक है। चलो, चेदी राजवंश पहले कर लेते हैं, फिर सातवाहन करेंगे। तो लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेद या चेतिस साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इस काल की राजनीति कलिंग के तीसरे चेदी राजा खारवेल, जो राजा खारवेल थे, इनका नाम आपने सुना होगा, ये चेदी राजवंश के थे।
तो इन्हीं के नाम से ये चेदी राजवंश फेमस हो गया। उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ियों के हाथी गुम्फा शिलालेख, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आ सकता है। उड़ीसा में उदयगिरी पहाड़ियों के हाथी गुम्फा शिलालेख में उन्हें महान विजेता के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने मदुरई के मगध, सातवाहन और पांडवों को हराया था। तो खारवेल का उल्लेख कहाँ है? हाथी गुम्फा शिलालेख में है। और ये हाथी गुम्फा शिलालेख कहाँ है? उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ियों में। खारवेल एक जैन अनुयायी थे, जिन्होंने उदयगिरी पहाड़ियों में जैन भिक्षुओं को गुफाएं दान की थी। चेदियों को चेता या चेतवंश या महामेघवाहन भी कहा जाता है। तो ये बातें, इतनी बातें आपको याद रखना राजा खारवेल के बारे में। ठीक है, राजा खारवेल किस वंश से? चेदी राजवंश से। ठीक है, अब सातवाहन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है आपके एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, आरओ हो, कुछ भी हो। चलो, अब पुराणों में सातवाहन को आंध्र कहा गया। जो सिमुक सातवाहन के संस्थापक थे, तो सिमुक ने ही इनकी हत्या की थी। किनकी? सॉरी, ये सुसर्बन की हत्या सातवाहन या आंध्र राजवंश की हत्या किसने की थी? सिमुक ने। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और सिमुक ही सातवाहन राजवंश के संस्थापक थे। अब देखो सातवाहन का इलाका कहाँ है? ये देखो, ऑलमोस्ट ये जो दक्कन का पठार है ना, दक्कन का एरिया, ये सातवाहन राजवंश का इलाका है। सातवाहनों का इतिहास पहली शताब्दी ईसा पूर्व में दक्कन के उत्तर, ये देखो दक्कन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जिनकी प्राथमिक राजधानी गोदावरी नदी पर प्रतिष्ठान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रथम राजधानी गोदावरी नदी पर प्रतिष्ठान, ये आपको याद ही रखना है। गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। महाराष्ट्र में आधुनिक इसको पैठण के नाम से जाना जाता है। और दूसरी राजधानी इनकी अमरावती आंध्र प्रदेश में थी। ठीक है, जो भी आंध्र प्रदेश की भी राजधानी बनाई गई है अभी हाल ही में। देखो, तो ये सातवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक था। इसने किसकी हत्या की थी? ये बताया था, सुसरमन की हत्या की थी। सुसरमन किस वंश थे? कंड वंश थे। ठीक है, और इन्होंने की राजधानी कौन थी? पहली राजधानी प्रतिष्ठान, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है, और दूसरी राजधानी अमरावती, जो आंध्र प्रदेश में है। तो देखो, ठीक है, ये आपको याद रखना। ये देखो प्रतिष्ठान, ये कैपिटल है इनकी, और ये अमरावती दूसरी कैपिटल है इनकी। सातवाहनों के इतिहास के बारे में जानकारी, ऐतरेय ब्राह्मण, ये किसका ब्राह्मण है बताओ? ऋग्वेद का है ना। पुराणों, महाकाव्यों, गुंड्या की बृहत कथा वात्स्यायन के कामसूत्र से प्राप्त होती है। तो कामसूत्र किसका है? वात्स्यायन का। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। चलो ठीक है, तो ये आप सातवाहन का इलाका देख लो, इसकी राजधानी देख लो, इसका संस्थापक देख लो। तो इन बातों को आपको याद रखना है। चलो, तो नानाघाट शिलालेख, नासिक शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख, जो खारवेल कहाँ है? ये कहाँ है बताओ? अभी तो बताया था, देखो यार, ये बताया था अभी, उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, अशोक का एलगुड़ी शिलालेख शुंगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये शुंग के बारे में। सातवाहन कब्रों को पत्थर के बड़े टुकड़ों से घेरा गया बताया जाता है, और इसलिए उन्हें मेगालिथिक लोग भी कहते थे। मतलब सातवाहन ने कब्र होती थी ना, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से उनको घेर देते थे, इसलिए इनको मेगालिथिक लोग भी कहा जाता था। गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त की गई नैनीकट उनकी पत्नी के नासिक शिलालेख के अनुसार है। ठीक है, किसकी पत्नी के? कौन है? सिमुक ना, सिमुक जो संस्थापक था। अगला महत्वपूर्ण राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी उपलब्धियां उसकी मां गौतमी बालाश्री के नासिक शिलालेख में दर्ज है। नासिक शिलालेख इनसे संबंधित है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसे एक ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ने शक, यूनानियों, पार्थियन और नाहपान को हराया। ठीक है, तो इन्होंने काफी उपलब्धियां हासिल की। लगभग 150 ईस्वी में रुद्रदामन ने गौतमीपुत्र सातकर्णी के कमजोर उत्तराधिकारियों का फायदा उठाया और उन्हें हरा दिया। चलो, दूसरी ईस्वी के अंत में एक और महत्वपूर्ण शासक यज्ञसूत अग अलकर्णी गद्दी पर बैठा, जिसने गुजरात, मालवा और आंध्र के क्षेत्रों पर फिर से विजय प्राप्त की। ठीक है, तो अलकर्णी के बाद सातवाहन शक्ति का पतन हो गया और उनकी जगह वकाटक राजवंश ने ले ली।
तो अलकर्णी कौन सा लास्ट शासक था इसका सातवाहन का, और उसकी फिर कौन सा वंश आया, वकाटक राजवंश आया, ठीक है, ये भी ब्राह्मण ही थे। चलो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था सातवाहन का, तो सातवाहन शासन के दौरान अमात्य और महामात्र जिला अधिकारी थे जिन्हें आहार कहा जाता था। तो ये राजा के प्रमुख मंत्री थे जिन्हें अमात्य और महामात्र के नाम से जाना जाता था और इन्हें आहार कहा जाता था, ठीक है। प्रशासन, राजाओं ने ब्राह्मणों और प्रशासनिक अधिकारियों के पक्ष में भूमि दान की, जो समय के साथ बहुत शक्तिशाली हो गए। तो ब्राह्मणों की स्थिति बहुत मजबूत हो गई और सामंतवाद को बढ़ावा मिला। गौल्मिक ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन करते थे। कौन ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन करते थे? गौल्मिक। कटक और स्कंधवार सैन्य शिविर, ठीक है, इनके शिविर थे। सातवाहन के शासनकाल के दौरान राजा को धर्म का रक्षक माना जाता था, ठीक है। सातवाहन के शासक जो होते थे उनको धर्म का रक्षक कहा जाता था। धर्मशास्त्रों ने न केवल लोगों के लिए बल्कि राजा के लिए भी आदर्श स्थापित किए, ठीक है। तो कुछ बातें देखो, आपको सातवाहन में मेनली क्या याद रखना है, इसका संस्थापक, इसकी कैपिटल, ठीक है, और कुछ राजधानियां रचनाएं और इनका क्षेत्र कहाँ है, ज्यादा आपको फंसना नहीं है। कला और वास्तुकला कैसी है? सातवाहनों ने पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में वास्तुकला के विकास को बढ़ावा दिया, जहां अजंता, नासिक, कौले, भजा, कौंडेन, कन्हेरी में गुफाएं काटी गई। इन गुफाओं को काटकर चैत्य जो बौद्ध गुफा मंदिर होते थे और बिहार जो बौद्ध विश्राम गृह होते थे। देखो, चैत्य जो होते थे ना वो मंदिर होते थे बौद्धों के गुफा के, और बिहार में जो भिक्षु होते थे उनका विश्राम गृह होते थे। कौले चैत्य सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। ये कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है। नागार्जुन कोंडा और अमरावती व्यापार और कला के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो व्यापार के केंद्र कौन कौन थे? नागार्जुन कोंडा और अमरावती, ठीक है। यहाँ स्तूपों का निर्माण किया गया था। पहली बार सफेद संगमरमर का उपयोग भी बताया गया। सातवाहनों ने अजंता चित्रकला शैली के विकास में भी योगदान दिया, जो सुंदर रंग संयोजन, चित्रांकन, भावनाओं की अभिव्यक्ति और आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती हैं। बुद्ध के पूरे जीवन को चित्रित किया गया सप्तशती जो कहलाता है, ठीक है। चलो, अर्थव्यवस्था कैसी थी सातवाहनों की? सातवाहनों ने चांदी, सोना, तांबा, सीसा और पोटीन जैसी कई धातुओं में सिक्के निर्माण कराए। वे शासकों के चित्रों के साथ अपने सिक्कों के जारी करने वाले पहले देसी शासक थे। देखो, अभी कुछ समझ में नहीं भी आ रहा ना, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आप परेशान मत होइए, एक बार पूरी क्लास खत्म होने दीजिए, ठीक है। धान की रोपाई, कपास उत्पादन और लौह अयस्कों का दोहन आमतौर पर किया जाता था कृषि के लिए, ठीक है। समाज कैसा था? सातवाहन ने ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित किया। तो ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित करने वाले कौन थे? सातवाहन वंश के लोग थे। मातृवंशी होने के कारण अधिकांश राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे गए। गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमुई, यज्ञश्री सतकर्णी, तो ठीक है, ये बात आपको तो पता ही है। महायान बौद्ध धर्म के उत्कर्ष के साथ कृष्ण और वासुदेव की पूजा भी आम हो गई, ठीक है। चलो, इंडो ग्रीक के बारे में करते हैं। आप शक कुषाण जो लोग थे ना, यूनानी लोग थे। इंडो ग्रीक वे यूनानी लोग थे जो भारत में बस गए और समय के साथ स्थानीय हो गए। देखो, सबसे पहले भारत में विदेशी आक्रमण किसने किया था? वो यूनानी ही थे, यूनानी थे। उसके बाद कौन थे? शक आए, उसके बाद फिर कुषाण आए। तो ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है ना एग्जाम में, आपको ये पता होगा। यूनानी याद कर लो, फिर शक कुषाण तो वैसे भी याद ही होगा, शक कुषाण है ना। चलो, तो भारत में इंडो ग्रीक शासन की 3 शाखाएं थी, अर्थात बैक्ट्रिया यानी उत्तरी अफगानिस्तान, तक्षशिला, और सकाल या सियालकोट जो अब पाकिस्तान में है। तक्षशिला शाखा से एक राजदूत हेलियोडोरस को विदिशा के राजा के दरबार में भेजा गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, याद कर लेना इसको। हेलियोडोरस ने ग्रीक शैली अशोकन शैली से अलग एक पत्थर का स्तंभ बनवाया जो भगवान वासुदेव को समर्पित था, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है ग्रीक्स के बारे में। अब देखो, डेमेट्रियस और मेनांडर या मिलिंद इंडो ग्रीक की सकल या सियालकोट शाखा से उल्लेखित 2 महत्वपूर्ण शाखा। देखो, पहले बताया गया ना 3 शाखाएं थी, तो पहली उत्तरी अफगानिस्तान या तक्षशिला हो गया। तक्षशिला का राजदूत हेलियोडोटस को विदिशा के राज दरबार भेजा गया था। दूसरी कौन सी है? सियालकोट जो पाकिस्तान में है। तो वहां पे कौन कौन से राजा थे? मेनांडर और डेमेट्रियस, ठीक है।
मेनांडर, इस ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको अच्छे से करना, ठीक है। मेनांडर या मिलिंद ने नागसेन के अधीन बौद्ध धर्म अपनाया। ये क्वेश्चन 2023 के पीसीएस में पूछा गया था, किसके साथ संवाद है, तो मेनांडर का नागसेन जो बौद्ध अनुयायी था उसके साथ संवाद है, ये आपको याद रखना चाहिए। जिन्होंने संस्कृत में मिलिंद पानो में लिखा था, मिलिंद पानो में मिलिंद और नागसेन के बीच संवाद वर्णन किया गया है। यह पुस्तक इस युग के इतिहास का एक बड़ा स्रोत है। इस शाखा ने गंगा घाटी के राजाओं यानी मौर्यों और शुंगों को भी बहुत परेशान किया। इंडो यूनानियों ने राजाओं और देवताओं की छवियों वाले सोने के सिक्के जारी किए और भारत में यूनानियों से पर्दे यवन का उपयोग सिखाया। ग्रीक शब्द हेरोस्कोप शब्द हेरासास से लिया गया। उन्होंने गवर्नरशिप की प्रथा शुरू की। जो गवर्नरशिप की प्रथा किन्होंने शुरू की थी, यही मिलिंद पानो ग्रीक लोगों ने की थी। भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन शैली को अपनाकर वे स्वदेशी बन गए, मतलब उन्होंने धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया इंडियन कल्चर जो भी था। धातु विज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, पत्थर काटने, इत्र बनाने का विकास इंडो यूनानियों के अधीन तकनीकी प्रगति का प्रमाण है, ठीक है। चलो, अब बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों का संरक्षण देते हुए, तो इन्होंने दोनों का संरक्षण दिया। इंडो यूनानियों का सबसे बड़ा योगदान गांधार कला विद्यालय के विकास में देखा जाता है। इसमें बौद्ध विषयों पर यूनानी तकनीकों को लागू किया गया और इसे ग्रीको बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता, ठीक है। तक्षशिला, पेशावर, बैक्ट्रिया, बामियान, हद्या अफगानिस्तान में, बैग्राम कश्मीर इस कला विद्यालय के विकास के महत्वपूर्ण स्थल थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की छवियों में मांसल शरीर, दाढ़ी और मूछें देखी जाती हैं। ग्रीक देवताओं और राजाओं की छवियों को भी रिपोर्ट की गई। तो कुछ कला में है, कुछ काफी विकास हुआ। ग्रे बलुआ पत्थर, बाहरी वस्त्र, रोमन प्रभाव, चेहरे की छवियों और एंड्रोमॉर्फिक मानव रूप, भगवान यूनानी प्रभाव का उपयोग गांधार कला विद्यालय में स्पष्ट है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो, पार्थियन एक छोटा सा ये भी है। तो 100 ईसा पूर्व के अंत में इंडो पार्थियन के पहलव जैसे ईरानी नाम वाले कुछ राजाओं ने उत्तर पश्चिमी भारत पर कब्जा किया। गोंडो फर्नेस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आए थे। तो गोंडो फर्नेस ये पार्थियन राजवंश के राजा थे, ये आपको इसको याद रखना है, बस हो गया, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलो, शक ये इंपॉर्टेंट है, इसका काल क्या है, 100 बीसी से 150 बीसी, 150 सी, ठीक है। शक, जिन्हें सीथियन के नाम से भी जाना जाता था, पश्चिमी चीन से थे। ये पश्चिमी चीन से ये लोग आए थे। पहला शक राजा मौज या मोगा था, जिसे शिलालेखों या सिक्कों की एक श्रृंखला से जाना जाता था, ठीक है। तो पहला शक राजा मौस या मोगा था। मथुरा, उज्जैन और गिरनार उत्तर भारत में शक शासकों के केंद्र थे। वे सत्रपों यानी राज्यपालों और महासत्रपों की हैसियत से शासन करते थे। पश्चिमी गंगा घाटी, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और गुजरात पर नियंत्रण के साथ शक लगभग हमेशा सातवाहनों के साथ युद्ध में रहते थे और दक्कन क्षेत्र पर दबाव डालते थे। तो शकों का हमेशा से सातवाहनों के साथ संघर्ष लगा रहता था, ठीक है। शकों के केंद्र उज्जैन के रुद्रदामन का उल्लेख हो। ये देखो मैप है, जैसे, अरे यार कैसा मैप बना दिया मैंने, है ना। ठीक है, चलो ये कुछ ऐसा समझ जाना यार तुम लोग। जैसे देखो यहाँ पे सातवाहन थे, ठीक है, और यहाँ पे शक थे। तो इन दोनों की आपस में क्लैश तो होना ही था, ठीक है। तो ये क्लैश होता रहता था हमेशा। शकों के केंद्र उज्जैन के रुद्रदामन उल्लेख जूनागढ़ जिला शिलालेख में मिलता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन आपको आ चुका है, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो ये क्वेश्चन मिला होगा। तो रुद्रदामन का उल्लेख कहाँ, जूनागढ़ शिलालेख से संबंधित है, ठीक है। यह शिलालेख पिछले प्राकृत शिलालेखों के विपरीत संस्कृत में है। रुद्रदामन ने बेहतर सिंचाई के लिए सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, इतनी बार कि आपको याद करना ही पड़ेगा। याद करना नहीं, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने ही 3-4 बार ये क्वेश्चन करा दिया। तो रुद्रदामन ने बेहतर सिंचाई के लिए सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, रुद्रदामन ने। यह आपको याद रखना है हर हाल में, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। अब देखो, अच्छा ठीक है, चलो। तो शकों के गिरनार केंद्र के भूमक और नाहपान ने अपने सिक्के पश्चिमी भारत के कई स्थानों पर फैलाए थे।
पश्चिमी भारत से बड़ी संख्या में और विभिन्न प्रकार के चांदी के सिक्कों की सूचना मिली, जिनका श्रेय शकों को दिया जाता था। ठीक है, चांदी के सिक्के को महारत हासिल कर ली थी इन लोगों ने। भारतीय कला और संस्कृत को संरक्षण देते हुए कई शक शासकों ने खुद को भारतीयकृत कर लिया। ये तो सभी जगह देखा जाता है। कला के विकास के महत्वपूर्ण केंद्र सांची, मथुरा और गांधार थे। उज्जैन के राजा ने शकों को हराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और 58 ईस्वी में विक्रम संवत या युग की स्थापना की। देखो शकों को, ये आपको पता होना चाहिए, इसको याद रखना। ठीक है आप लोग। तो उज्जैन के जो राजा थे उन्होंने शक को हराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया और उन्हीं के नाम से, इसी घटना की वजह से 58 ईस्वी में विक्रम संवत की स्थापना की। ठीक है, चलो अब कुषाण करते हैं। कुषाण का काल क्या है? 50 सी से 230 सी। कुषाण भी चीन से ही थे। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो पुरुषपुर इनकी राजधानी थी, ये आपको याद रखना है। पुरुषपुर पेशावर। महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी कनिष्क सबसे महत्वपूर्ण कुषाण शासक थे और इन्हीं के काल में फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, है ना। बेम कड़फिसेस, हुबिस्का और वशिष्का भारत के अन्य महत्वपूर्ण कुषाण शासक थे। वासुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन बिहार में चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अश्वघोष इस महायान बौद्ध परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। पाटलिपुत्र के अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित यानी बुद्ध की जीवनी की रचना भी की गई थी। नागार्जुन ने महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिका दर्शन का प्रतिपादन किया। तो माध्यमिका दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? नागार्जुन ने। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। ठीक है, चलो। नागार्जुन ने सापेक्षता के विचार पर भी चर्चा की, इसलिए उन्हें कभी कभी भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक युग की स्थापना की। रेशम मार्ग के क्षेत्रों पर शासन करते हुए कुषाणों को इससे बहुत लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने सोने के मानक सिक्के, ठीक है, 22 और 23 कैरेट के चलाए। सोने के सबसे शुद्धतम सिक्के जो थे ना, वो कुषाणों ने चलाए। गुजरात के भरूच में आयोजित चीनी कच्चे रेशम के प्रसंस्करण ने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाने में मदद की। गुजरात का जो भरूच था। घुड़सवारी में काठी का अधिक उपयोग, कवच, पगड़ी, पतलून, हेलमेट, लंबे कोट और बेहतर घुड़सवार सेना कुषाण की देन है। ठीक है। छत्रप प्रणाली की शुरुआत की। छत्रप के तहत साम्राज्य के छत्रपों में विभाजित किया जाता था। तो वो छत्रप प्रणाली क्या होता है? जैसे कोई साम्राज्य है उसको कई छत्रपों में विभाजित कर दिया जाता था। ठीक है, फिर उनका शासन होता था, वहां का कोई एक अधिकारी बना दिया जाता था। चलो तो क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो ये पीसीएस यूपी पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है और मैंने अभी भी कराया है। यूनानी शक कुषाण इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलो। संस्कृत में शिलालेख के अनुसार जो दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास रचित था, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसके द्वारा की गई थी? तो हर्ष तो नहीं है, कनिष्क भी नहीं है, रुद्रदामन ही सही है ना। अभी अभी तो कराया है। तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था जूनागढ़ शिलालेख, जो दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास रचा गया। में रुद्रदामन फर्स्ट को सुदर्शन झील की मरम्मत का श्रेय दिया गया, जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। निम्नलिखित में से किस धातु में कर्दमका क्षत्रपों ने बहुत दुर्लभ सिक्के जारी किए? तो बताओ भाई। तो ये तांबे के सिक्के जारी किए थे इन लोगों ने। तो कर्दमका शासक के सिक्कों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया सकता है। पहला, वे चांदी के सिक्के थे जो क्षत्रप शासन के दौरान काफी प्रचलित थे, चांदी के भी इन्होंने जारी किए। और दूसरा पोटीन सिक्के थे। अच्छा, पोटीन है क्या इसका आंसर? चलो ठीक है। क्या है क्वेश्चन? ठीक है ठीक है। कर्दमका शासक चष्टना ने चांदी और तांबे दोनों के सिक्के जारी किए। प्रश्न दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो मतलब देखो, चांदी के और पोटीन के और सोने के ये सब नॉर्मल थे, बट तांबे के बहुत कम मिले, इसलिए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो डेमेट्रियस किस वंश का राजा था? बताओ भाई, ये बताओ तुम लोग। तो ये इंडो ग्रीक था, है ना। और रुद्रदामन कौन सा था? कैसा शासक था रुद्रदामन? ये साइथियन था। नेक्स्ट बताओ। गैंडोफर्नेस ये कुषाण था। ठीक है। और
पक्का कुषाण था कि पार्थियन था? बिंब कर्ण विशेष ये कुषाण था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे? तो ये बिंब कर्ण विशेष ये किस वंश का राजा था? अभी तो मैंने बताया कुषाण वंश का, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? राजवंश सिक्के की धातुएं। तो कुषाणों ने कैसे सिक्के जारी किए बताओ? कुषाणों ने कैसे सिक्के जारी किए बताओ? सही ढंग से मेल नहीं खाता, नहीं वाला ऑप्शन देना, ठीक है। तो बता दो भाई तुम लोग सही। तो कुषाणों ने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए, बिल्कुल सही है। गुप्त ने सोना और चांदी, ठीक है, इन्होंने भी। और कलचुरी ये आपको मैं आगे कराऊंगा किसी दिन। सोना चांदी और तांबा सभी के सिक्के जारी किए। तो सातवाहन ये गलत है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, सातवाहन सिक्के एक अद्वितीय संकेत थे, उन्होंने पंच चिन्हित सिक्के जारी किए, सीसा, तांबा, कांस, चांदी और पोटीन, ठीक है, लेकिन सोने के नहीं जारी किए। तो इसलिए ये सही, इस मतलब गलत होगा, तो इसलिए यही सही होगा। चलो, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए एक ब्राह्मण मैंने कराया है ना अभी। एक ब्राह्मण बताओ, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए प्रयोग किया गया है ना। सातवाहन वंश का था, गौतमी बालाश्री के नासिक शिलालेख में उनके पुत्र गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक ब्राह्मण कहा जाता है। तो नासिक शिलालेख भी आप लोग याद रखना, ठीक है, जिसे कुछ लोग अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अद्वितीय ब्राह्मण भी कह सकते हो। चलो नेक्स्ट। चलो हो गया। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो मैं कल की क्लास में हो सकता है मैं आपको कुछ कराऊंगा, पूरा फुल लेंथ कुछ होगी आपकी, तो उससे आपको पता चल जाएगा आपने अभी तक जो भी सीखा। नहीं यार, पहले मैं अच्छा सोच, चलो गुप्त पहले खत्म कर लेते हैं, पहले एंशिएंट हिस्ट्री कल खत्म कर देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ हो जाएगी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है। तो आप लोग वापस से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी जल्दी